हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के कुछ यूजेस बात करना है हमें, जो आज के लेक्चर में करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का क्या यूज है और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, चौक किधर गया भाई? चौक 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 चौक। देखो यूजेस, ये यूजेज है एल्डिहाइड कीटोन का। फॉर्मालिन, याद रखना, मेन में नीट में पूछेगा ये। फॉर्मालिन किसको बोलते हैं? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड हो उसको बोलते हैं फॉर्मालिन। फॉर्मालिन का यूज होता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मालिन का यूज किया जाता है। यह फॉर्मालिन कुछ और नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें पानी मिलाया गया है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है फॉर्मालिन, जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसका यूज किया जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए। अब बायोलॉजिकल स्पेसिमेन क्या है? जैसे कई बार लैब में नहीं होता है कि कोई स्नेक है, मतलब कोई सांप है, या कोई भी बायोलॉजिकल चीज, कोई भी जैसे मेढक या इस तरह का कुछ, उसको अगर उसको प्रिजर्व करना है, या वो उसका डेड बॉडी है, या उसके डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करना है मतलब लंबे टाइम तक रखना है किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, तो वो करने के लिए फॉर्मालिन का यूज किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को अच्छे से समझता होगा। इसके बाद जो यूज है, ये एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड का यूज। तो फॉर्मल्डिहाइड भी एक तरह का एल्डिहाइड ही है, इसलिए हमने फॉर्मल्डिहाइड का यूज पढ़ा। इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में भी इसको कोट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है एक पॉलीमर जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के हेल्प से फॉर्मल्डिहाइड को फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो एक लीनियर पॉलीमर बनता है। लीनियर पॉलीमर जिसको बोलते हैं नोवालैक। नोवालैक एक लीनियर पॉलीमर है। मतलब ये कैसे होता है? एक फिनॉल होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक फिनॉल होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक फिनॉल होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इस तरह से जुड़ जाता है तो जो बनता है उसको बोलते हैं नोवालैक। नोवालैक का यूज करते हैं हम लोग, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट बनाने में यूज होता है। कई सारे पेंट में इसको मिलाया जाता है। मतलब इसको किस चीज में यूज करते हैं? पेंट बनाने में। ठीक है, पेंट जो दीवार पे पेंटिंग करते हैं ना, या वुडन ब्लॉक्स वगैरह पे, मतलब पेंट समझ ही रहे। तो पेंट में नोवालैक का यूज किया जाता है। एक तरह का लीनियर पॉलीमर है। इसके बारे में डिटेल पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद नोवालैक को अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट कर देते हैं तो एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसको भी पढ़ेंगे हम पॉलीमर चैप्टर में। ये होता है लिक्विड, नोवालैक लिक्विड होता है, बेकेलाइट सॉलिड होता है। बेकेलाइट का यूज किया जाता है जैसे कई टीवी वगैरह का जो बैक पोर्शन होता है, कैबिनेट, ढक्कन, टीवी का जो पीछे वाला ढक्कन होता है वो बनाने में यूज किया जाता है। चेयर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। मतलब जनरल लाइफ में जैसे तुम नहीं बोलते हो कि फाइबर मटेरियल है या प्लास्टिक मटेरियल है, उस तरह का चीजें ये होता है बेसिकली बेकेलाइट। चेयर का हैंडल बनाने में यूज किया जाता है। टीवी का कैबिनेट, टीवी का जो पीछे वाला ढक्कन होता है वो बनाने में यूज किया जाता है। ये सब चीजें बनाने में बेकेलाइट का यूज किया जाता है। एक तरह का ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है पॉलीमर चैप्टर में देखेंगे। और ये लीनियर पॉलीमर है। याद रखना, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से बनाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड तुम समझ ही रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल।
इसके यूज से नोवालैक बनाया जाता है। नोवालैक को एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करने पे बेकेलाइट पॉलीमर बनता है, जिसका यूज टीवी के कैबिनेट वगैरह बनाने में, टीवी के ढक्कन वगैरह, बैक साइड वाला ढक्कन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। अब चलते हैं आगे, हम इसका भी स्ट्रक्चर होता है, इसका भी स्ट्रक्चर होता है, दोनों का स्ट्रक्चर, ये कैसा रिएक्शन होता है ये हम पॉलीमर सेक्शन में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे। एनसीईआरटी में बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर में दिया है, ठीक है, तो इसलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही पहले पढ़ा देते हैं, अदरवाइज हम पहले एमीन पढ़ाते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देखो तो कार्बो ऑक्सी, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप भी हो और ऑक्सी ग्रुप भी हो, कार्बोनाइल ग्रुप भी हो और ऑक्सी ग्रुप भी हो। मतलब देखो एसिड में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है और ऑक्सी ग्रुप भी है। कार्बोक्सी, कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप, इसलिए बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिंपल, इसमें डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और चीज होता है, फैटी एसिड बोलते हैं। फैटी एसिड बोलते हैं उस कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसका कार्बन का चेन बड़ा हो, मतलब जो लार्जर चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको बोलते हैं फैटी एसिड। 12 से 18 से ज्यादा भी रहता है तो उसको फैटी एसिड बोलते हैं, लेकिन जनरली कार्बन का नंबर 12 कार्बन से 18 कार्बन तक होता है तो उसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं उस कार्बोक्सिलिक एसिड को। और एलिफैटिक होना चाहिए, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब उसको फैटी एसिड बोलते हैं। एक नेचुरल फैट है, नेचुरल फैट का मतलब नहीं बोलते हैं किसको, किसी को जो ज्यादा मोटा हो जाता है या कुछ ऐसा कि बहुत फैट हो गया है, तो इनफैक्ट उसी फैट की बात कर रहे हैं। या फिर बोलते हैं ना फैट ज्यादा मत लो, डाइट्स में, खाना में ज्यादा फैट मत लो, तो हम उसी फैट की बात कर रहे हैं। तो जो नेचुरल फैट होता है उसमें नेचुरल फैट एक तरह का फैटी एसिड का सोर्स है। नेचुरल फैट एक तरह का फैटी एसिड का सोर्स है। देखो ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, ग्लाइसरॉल या ग्लाइसरॉल बोलते हैं। 3 कार्बन, यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पे OH, इसको बोलते हैं ग्लाइसरॉल। इसका जो ईस्टर होता है ना वो है नेचुरल फैट, ठीक है, इसका ईस्टर। तो इसका ईस्टर मतलब ये अल्कोहल है तो इधर एसिड वाला सेक्शन लगा दो, एसिड वाला सेक्शन कुछ ऐसा, देखो ये एसिड वाला सेक्शन हो गया, यहां से H2O निकाल दो, इसी तरह से इसके साथ कर दो, इसी तरह से इसके साथ कर दो, तो ईस्टर बन गया। ये नेचुरल फैट है, फैटी एसिड का नेचुरल सोर्स है, ठीक है। इसके बाद ये एक तरह का ये नेचुरल फैट है, ये है ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। ये सब पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए हम सोचे इसको बता देते हैं। इसमें बताने का कुछ है नहीं, ये खुद से पढ़ना चाहिए था, लेकिन कई बार बच्चा जब हम नहीं पढ़ाते हैं बोलते हैं खुद से पढ़ लो, तो वो पढ़ता ही नहीं है, इसलिए हमको बताना पड़ता है। क्योंकि आज जो नीट और मेन का ट्रेंड है उसमें कई क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से मेमोरी बेस्ड, जो याद करने लायक है, याद करने से होता है, वो क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अदरवाइज इन चीजों को तुम एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़े, कुछ कॉमन नेम की बात करें तो देखो COOH, एक टर्मिनल पे एक एसिड, दूसरे टर्मिनल पे दूसरा एसिड ग्रुप, डाइओइक एसिड। इसके बीच में कार्बन का नंबर N हमने लिख दिया। अगर बीच में एक भी कार्बन ना हो, बीच में एक भी कार्बन ना हो, अब ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, ताकि मेरे को जगह मिल जाए लिखने का। अब जरा गौर करना, बीच में एक भी कार्बन ना हो मतलब N का वैल्यू 0, मतलब COOH, ये हो गया, बीच में एक भी कार्बन नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अगर बीच में एक कार्बन हो, बीच में एक कार्बन हो, बीच में एक कार्बन हो गया तो N = 1, तो बोलते हैं मैलोनिक एसिड।
बीच में 2 कार्बन हो तो सक्सिनिक एसिड, बीच में 3 कार्बन हो तो ग्लूटेरिक एसिड, बीच में 4 कार्बन हो तो एडिपिक एसिड। नाम जरूर याद रखना इतना, ये आईपैक नेम नहीं है, कॉमन नेम है, तो ये नाम याद ही रखना पड़ेगा। अब जरा गौर करो, अगर इसको कैसे याद रखेंगे सर, याद ही नहीं रहेगा, तो कुछ ट्रिक वगैरह बन सकता है क्या? ओह माई सन गो, पता नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ बना लो और क्या। ओ माई सन, ओ फॉर ऑक्जेलिक, एम फॉर मैलोनिक, एस फॉर सक्सिनिक, जी फॉर ग्लूटेरिक। आगे मेरे को कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा है, तो इस तरह से कुछ अगर तुम पैटर्न बना सको तो याद करने में हेल्प होगा, बट इसको जरूर याद कर लेना। इसी तरह से एक और है, जब इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लाइसिरॉल, बट ये OH OH न रहे, ये रहे COOH COOH COOH, तो इसको बोलते हैं कार्बालिलिक एसिड, कार्बालिलिक एसिड, कार्बालिलिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसका यूज किया है, तो ये भी तुमको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है नाम लिख के कि कार्बालिलिक एसिड में कितना कायरल कार्बन है। तो तुम जरा गौर करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ही कायरल कार्बन है, तो ये पूछा जा सकता है कि कार्बालिलिक एसिड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होगा। इसके बाद अगर आगे हम बढ़े, अच्छा इसको कार्बालिलिक एसिड का एक और नाम है बीटा कार्बोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड किसको बोलते हैं? ग्लूटेरिक एसिड देखो बीच में 3 कार्बन होता है तो ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं। तो देखो COOH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, COOH, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। जरा गौर करो इसमें और इसमें क्या, अगर इस COH को बीच से हटा देते हैं तो एक देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दोनों COH के बीच में 3 कार्बन है, दोनों COH के बीच में 3 कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे COH डाल दें, COH डाल दें तो कार्बालिलिक एसिड हो जाता है। इसको जरा बताओ क्या बोलेंगे? बीटा कार्बोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड तो था अल्फा, इधर से चलो अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एसिड ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, तो बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको बीटा कार्बोक्सी ग्लूटेरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, और भी आईपैक नेम क्या है? प्रोपेन। 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, आईपैक नेम इसका है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसा कॉमन नेम वाला जिसको याद रखना चाहिए, ये इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। पता है, ये तो याद ही होगा तुमको। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, ये याद रखना। एडजेसेंट पोजीशन पे COH COH बेंजीन में जब रहता है तो उसका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। इसके सॉल्ट को थैलेट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसिड का स्ट्रक्चर पे। तो पहले इधर वाला मिटाते हैं ताकि हमको लिखने के लिए जगह मिल जाए। देखो हमने बोला था कि ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। इस दोनों में किसका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? तो हमने एल्डिहाइड कीटोन का स्टार्टिंग में बताया था कि एल्डिहाइड का ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इस कार्बन का ज्यादा है। इसके बाद इसका है, क्योंकि इधर इसका प्लस आई से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होता है और यहाँ पे दोनों साइड के प्लस आई से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होता है, जो ऑक्सीजन के माइनस आई के कारण है और इसके पाई बॉन्ड को शिफ्ट होने के कारण, रेजोनेंस के कारण है। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हो गया है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम से हुआ है। ठीक है, 2 फैक्टर हमने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर। दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ का
पॉजिटिव चार्ज, यहां का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था, मतलब एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था कीटोन के रिस्पेक्ट में। एल्डिहाइड कीटोन में हमने बताया था। एसिड की बात करें तो एसिड का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ये है एसिड का स्ट्रक्चर। रेजोनेंस दिखाओगे तो इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करो तो ये हो गया O-, यहां पे प्लस चार्ज, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या हो गया, ये हो गया तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एल्डिहाइड कीटोन में हम देखते थे कि दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था। एक देखो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो तो एल्डिहाइड कीटोन में एक ये होता था और दूसरा होता था ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके कंट्रीब्यूशन के कारण हाइब्रिड में यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता था। ठीक है, दो में एक ऐसा है जिसमें यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, बट इसमें जरा देखो 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक में पॉजिटिव चार्ज है। तो जब तीनों का एवरेज करोगे तो हाइब्रिड में यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इसका जो हाइब्रिड बनेगा, इसका जो हाइब्रिड बनेगा और इसका एल्डिहाइड कीटोन के केस में जो हाइब्रिड बनेगा, तुम बताओ किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। एसिड वाले में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें एक में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, एल्डिहाइड कीटोन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें एक में पॉजिटिव चार्ज। तो इसका कंट्रीब्यूशन इसके हाइब्रिड में ज्यादा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन एसिड के हाइब्रिड में रिलेटिवली कम होगा। तो एसिड के केस में यहां पॉजिटिव चार्ज कम होता है और एल्डिहाइड कीटोन के केस में यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। यही वजह है कि एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसिड। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इसी चीज को यहां पे समझाया हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनाएंगे एसिड। देखो हालांकि वहां पे हमने लिख दिया, फिर भी थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि देखो ये प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाया गया। 2 डिग्री अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज करके, जैसे देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जबकि अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो इसको ऑक्सीडाइज करते तो कीटोन बनता, और ये फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता। ठीक है, जबकि अगर 3 डिग्री अल्कोहल रखते तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो एसिड अगर बनेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल से ही बनेगा। ऐसे हम तुमको बता दें 2 डिग्री अल्कोहल से जब कीटोन बनता है तो इसको भी ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा विग्रस कंडीशन होना चाहिए। विग्रस कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऐसा कुछ इसको दे दोगे तो हाईली विग्रस कंडीशन में ये बॉन्ड टूटेगा। इधर ऐसे कर देते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। तो ये जब टूटेगा तो ये सेक्शन एसिड बन जाएगा और ये सेक्शन भी एसिड बन जाएगा, मतलब ये बन गया, और ये नीचे वाला सेक्शन भी एसिड बनेगा, तो तब भी वो सेम ही चीज बन गया इनफैक्ट। ठीक है, तो ये सीसी बॉन्ड टूटता है या ये सीसी बॉन्ड टूटता है, मतलब कोई अगर कीटोन इस तरह का ले लिए हो, इस तरह का कीटोन ले लिए हो और विग्रस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेल्प से इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऐसे तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन विग्रस कंडीशन रखोगे तो ऑक्सीडाइज होगा। कुछ मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा और कुछ मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा। जब यहां से टूटेगा तो देखो क्या बनेगा,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बना ऊपर वाला, और नीचे वाला 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड ये बन गया। ठीक है, इससे ये बना, ये CC टूटेगा या इधर वाला CC टूटेगा? इधर वाला टूटेगा तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एसिड, या नीचे वाला 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड, 1 2 3, 3 कार्बन का एसिड। ठीक है, तो कीटोन का विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडेशन से भी एसिड बनता है, बट इस रिएक्शन का जनरली यूज नहीं किया जाता है सिंथेटिक सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें मिक्सचर बनता है। ठीक है, हालांकि कई केस में मिक्सचर नहीं भी बनता है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे नहीं, यहां पे मिक्सचर बनेगा, इधर वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों बनेगा, और इधर वाला बॉन्ड टूटेगा तो कुछ और बनेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का यूज कोई एसिड बनाने में जनरली नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। होता है बट उसका कोई खास यूज नहीं है, और ये ऑक्सीडेशन काफी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे भी होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन इसका भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। अब कोई जला ही देगा इसको तो CO2 बन के उड़ नहीं जाएगा, जलाना भी तो क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, तो वैसे तो बोलोगे इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, बट कोई यूजफुल रिएक्शन मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन में कुछ इससे नहीं बन पाता है, जला दो तो अलग बात है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जनरली 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन पे जाके रुक जाता है, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। तो अब देखो, कोई अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, RCH2OH, सब कुछ ये सब कुछ बताया हुआ, इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं इस पे लेंगे। इसको अगर KMnO4 दे दो, KMnO4 बेसिक मीडियम में, तब भी ये एसिड बन जाएगा। तो CH2 यहीं पे एसिड बन जाएगा ना, तो ये COOH। ठीक है, बट OH नहीं, OO माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो OH माइनस, यहां जो एसिड बनेगा उसको सॉल्ट में कन्वर्ट किए रहेगा, तो RCO माइनस बनेगा। बट अगर इसी को KMnO4 दे दो एसिडिक मीडियम में, तब ये एसिड में कन्वर्ट होगा, RCOOH। इनफैक्ट इसको न्यूट्रल मीडियम में भी हीट करेंगे ना, KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में भी हीट करेंगे, तब भी ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा के एसिड बनाएंगे, तो इसके बाद हमको H3O+ देना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एक को सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो इसको प्रोटॉन दे सके और इसको बना दे एसिड। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा कि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रखो, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में हीट करो, ये एसिड में कन्वर्ट हो ही जाएगा। बट बेसिक मीडियम में हीट करोगे तो बाद में फिर H3O+ देना पड़ेगा। ठीक है, ये है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट भी इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जनरली हम लोग K2Cr2O7 दिया रहा है, तब भी इसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ट्रेडिशनली हम लोग K2Cr2O7 के साथ H2SO4 और H2O लेते हैं, हम पहले देख चुके हैं इसको। इसके बाद आते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? CrO3 जब अनहाइड्रस कंडीशन में होता है, अनहाइड्रस कंडीशन में मतलब यहां पे कोई वाटर नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, जब CrO3 हाइड्रेटेड कंडीशन में, हाइड्रेटेड मतलब एक्वस कंडीशन में होता है, CrO3 एक्वस कंडीशन में होता है मतलब वाटर के प्रेजेंस में होता है, तो उसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इनफैक्ट CrO3 के साथ H2SO4 लेते हैं और ये एक्वस होता है, तो ये पानी हो गया यहां पे सॉल्वेंट, तो ये एक्वस कंडीशन में CrO3 है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन
जब CrO3 को ही अनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। अनहाइड्रस कंडीशन मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहां पे ले लेते हैं, वाटर नहीं लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं, इस तरह का कुछ अनहाइड्रस सॉल्वेंट। तो वैसे केसेस में CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इस अल्कोहल को एल्डिहाइड पे लाके ही रोक देता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहा है जोन्स रिएजेंट तो एसिड में कन्वर्ट करोगे, दिया रहा है कॉलिंस रिएजेंट तो एल्डिहाइड पे ही लाके रोकोगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। एल्काइल बेंजीन से कैसे एसिड बनाया जाता है, ये भी साइड चेन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है कि अगर चलो फिर भी थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं, हालांकि ये सब काफी डिटेल पढ़ा हुआ है। एसिड का तो ज्यादातर रिएक्शन पढ़ा हुआ ही है, एक आध रिएक्शन ही नहीं पढ़ा होगा। एमीन का भी वैसा ही होगा। अब जरा गौर करो, हमने बोला था बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बन, बेंजीन से लगा हुआ जो कार्बन होता है उस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन तो इससे 3 जुड़ा है, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ा है 2, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ा है 1। यहां बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, उसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो या बेंजाइलिक पोजीशन अनसेचुरेटेड हो, बेंजाइलिक पोजीशन अनसेचुरेटेड हो, बेंजाइलिक पोजीशन अनसेचुरेटेड हो, बेंजाइलिक पोजीशन अनसेचुरेटेड हो, ऐसे केस में इसका अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, चाहे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो एसिड में कन्वर्ट होगा और बेसिक मीडियम में है तो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये है साइड चेन ऑक्सीडेशन, हमने बताया था ये इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट KMnO4 के जगह पे क्रोमिक एसिड भी रहता है, क्रोमिक एसिड भी रहता है। तब भी क्रोमिक एसिड किसको बोलते हैं, H2CrO4 को, जैसे बोलते हैं ना K2CrO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। तो ये क्रोमेट कहां से आया, क्रोमिक एसिड से। H2CrO4 को बोलते हैं क्रोमिक एसिड। तो अगर क्रोमिक एसिड का भी इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वही सब कुछ होता है जो KMnO4 के साथ हुआ था, क्योंकि क्रोमिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये चीजें हमने पढ़ लिया था, बट इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस भी हमने पहले किया है। अगर ये है, रुको, देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये है, इसका AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, इसके बाद जिंक HgHCl के साथ रिएक्शन कराओ, इसके बाद KMnO4 OH- हीट करो, इसके बाद H3O+2, इसके बाद सोडा लाइम NaOH CaO2, इसके बाद ओजोनोलिसिस O3 और ZnH2O, ये दो। क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट बनाओ। सबसे पहले AlCl3 यहां से Cl निकालेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब
कुछ ऐसा हो जाएगा। KMnO4OH माइनस हीट साइड चेन ऑक्सीडेशन, बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर वाला सब CO2 बन के उड़ जाएगा। तो ये हो गया थैलिक एसिड। थैलिक एसिड नहीं, थैलेट आयन, क्योंकि बेसिक मीडियम में है। H3O प्लस देंगे तो यहां H प्लस, यहां पे H प्लस आ जाएगा, मतलब बन जाएगा थैलिक एसिड। सोडा लाइम के साथ इसको जब हीट करेंगे तो ये CO2 उड़ जाएगा, CO2 उड़ जाएगा, CO2 नहीं उड़ता, इनफैक्ट ये CO2 NaOH के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, बेंजीन बन गया। बेंजीन का फिडल क्राफ्ट बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराते हो तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, 3 आइडेंटिकल कंपाउंड ये बनेगा 3 मोल अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। एक और काफी अच्छा क्वेश्चन इस पे दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमें मीन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर भी दे देते हैं, क्वेश्चंस तो दे ही देते हैं। चलो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या, देखो CaC2 इसको दे दो वाटर, देन रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसको पास कराओ, देन जो कुछ भी बना उसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है। इसके नहीं, रुको 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 भाई रुको, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके बाद इसको दे देते हैं H3O प्लस, इसके बाद इसको PCl5 नहीं, PCl5 नहीं, एक मिनट, इसको दे देते हैं इसको NH2OH माइनस हीट। ठीक है, इसके बाद इसको फिर से H3O प्लस, देन PCl5, देन AlCl3, देन KMnO4OH minus heat, then H3O plus, NaOH CaO heat, नहीं, इसके बाद इसको दे दो NH3
excess, then heat करो, then a strong heat, इसके बाद NaH, then CH3Br, and then OH minus aqueous। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को लिख लो। हालांकि इसके बाद का स्टेप अभी नहीं पढ़े हैं, बट यहां तक तो पढ़े हैं, तो यहां तक तो हम अभी कर लेंगे। फटाफट देखते हैं यहां पे क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो तुम ट्राई करो, तब तक हम एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट इसको करते हैं, यहां तक करेंगे, इसके आगे अभी नहीं पढ़े इसलिए नहीं कर पाएंगे। एसिटिलीन बना, यहां पे बेंजीन बनेगा, यहां पे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा। हम केवल आंसर लिख देते हैं, सोचोगे तुम कैसे हुआ, क्योंकि ये सब चीजें डिटेल में बताया हुआ है। इसको जब H3O प्लस दोगे तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और ये बन गया कुछ इस तरह का चीज। इसको जब ये उल्फ किस्नर रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है और ये बन गया कुछ, सॉरी ये तो रिड्यूस ही हो गया, ये हो गया कुछ ऐसा। इनफैक्ट बेस था इसलिए वो माइनस हमने कर दिया, फिर जब H3O प्लस देंगे तो फिर से यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और कुछ बन गया ऐसा। PCl5 एसिड को यहां से OH हटा के यहां पे Cl ले आता है तो एसिड क्लोराइड बन गया। AlCl3 यहां से Cl माइनस को निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और बेंजाइलिक पोजीशन पे अनसेचुरेशन है। दोनों ही कंडीशन में इसको COH में, इसको COH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट बेसिक मीडियम है इसलिए यहां पे सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा COO माइनस COO माइनस। H3O प्लस दे देंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थैलिक एसिड बन गया। गौर करना चाहिए, हमने भूल गया था, हम भूल गए थे यहाँ पे हमको फिर से क्लेमेंसन करा देना चाहिए था ताकि ये भी खत्म हो जाता, क्लेमेंसन या उल्फ किस्नर, और उसके बाद केमेनोफोर देते, तब भी यही होता। जबकि इस क्लेमेंसन या उल्फ किस्नर से इसको हटाते उसके बाद केमेनोफोर देते तो यही बनता। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी इसको केमेनोफोर दोगे तब भी यही बनेगा, क्योंकि बेंजाइलिक हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे बेंजाइलिक पोजिशन अनसेचुरेटेड है। तो अभी भी इसको डायरेक्ट केमेनोफोर देंगे तो यही बनेगा। हालांकि जनरली तुमसे जब पूछा जाएगा तो पहले इसका क्लेमेंसन या उल्फ किस्नर करा दिया जाएगा, देन केमेनोफोर दिया जाएगा। हालांकि दोनों सही है। इसके बाद ये थैलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस होता है, ये एसिड होता है, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बन जाता है। देखो क्या बन जाएगा, हालांकि ये रिएक्शन भी थोड़ा आगे आएगा, O माइनस NH4 प्लस, O माइनस NH4 प्लस। ठीक है, सॉल्ट बन गया। इसके आगे का रिएक्शन चूंकि हम अभी नहीं बताए हैं, इसके आगे का ये दो स्टेप भी ये भी नहीं पढ़ाए अभी, तो इसको रहने देते हैं, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये तुमसे बन जाएगा। हालांकि इसको जब हीट करते हैं तो यहां से H2O निकल जाता है, यहां से O और H2O निकल जाता है, यहां से भी H2O निकल जाता है और बन जाता है एमाइड NH2। और जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो यहां से अमोनिया निकल जाता है, यहां से यहां कौन निकला, H2O निकला हीट करने पे। स्ट्रॉन्ग हीट किए तो कौन निकला,
अमोनिया निकला, अमोनिया निकल के क्या बन जाता है, इसका मैकेनिज्म कुछ क्लियर नहीं है बट होता यही है, इसलिए हमने मैकेनिज्म नहीं लिखा और ये बन जाता है। ठीक है, इसके आगे का रिएक्शन हम आगे बताएंगे। इनफैक्ट ये रिएक्शन भी आज के लेक्चर में या अगले लेक्चर में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। इसमें जोन्स रिएजेंट एंड कॉलिन्स रिएजेंट याद रखना। अब ये भी हो गया ना। इसके बाद थर्ड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल एंड एमाइड से कैसे बनाते हैं हम एसिड। ओ शिट, चलो, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल से कैसे बनता है एसिड। नाइट्राइल बोलते हैं CN। ठीक है, इस नाइट्राइल को अगर हाइड्रोलाइज करा दो, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। कैटालिस्ट कौन होता है, या तो H+ कैटालिस्ट होगा या OH- कैटालिस्ट होगा, दोनों में से कोई भी रहेगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं बताते हैं क्योंकि हम उसका जरूरत नहीं समझते। अब बताओ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन अगर होगा तो डायरेक्ट तो होता नहीं है बिना कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट में एसिड या बेस रहेगा तो हो जाएगा रिएक्शन। कैसे होगा ऐसे समझो, RC∧N, ये पाई बॉन्ड किसके तरफ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट करेगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे निगेटिव, तो नाइट्रोजन पे निगेटिव है तो वाटर का H+ नाइट्रोजन पे और वाटर का OH- कार्बन पे आएगा। यही ना होगा, क्या बन गया RC∧NH और यहां पे OH। सिमिलरली फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन के तरफ ही, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फिर नाइट्रोजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, फिर वाटर का दूसरा मोलेकुल का OH- जाएगा कार्बन पे और H+ जाएगा नाइट्रोजन पे। क्या बना RCOH एंड NH2। और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, इसलिए H2O बनकर निकल जाएगा। देखो क्या बन गया RC∧ONH2। क्या बन गया RC∧ONH2, जिसको बोलते हैं एमाइड। मतलब अगर हाइड्रोलिसिस हुआ नाइट्राइल का तो एमाइड बनेगा, बट ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है। अब ये पानी के साथ और भी रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूटेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के तरफ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, फिर कार्बन पे OH आ जाएगा वाटर का और नाइट्रोजन पे H+ आ जाएगा। इस तरह से ये NH3 बन के निकल गया और यहाँ पे कार्बन पे OH आ गया तो ये एसिड बन गया। मतलब ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके RC∧OH और साथ में NH3 बनेगा। अब अगर तुम एसिडिक मीडियम लेते हो तो हमको बनाना चाहिए RC∧OH प्लस NH4, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये बेस प्रोटॉन को लिए रहेगा। अगर तुम बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बेस के प्रेजेंस में ये एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा और ये NH3 के फॉर्म में रहेगा। मतलब ये OH- लेते हो कैटालिस्ट तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर H+ लेते हो कैटालिस्ट तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये है नाइट्राइल से या एमाइड से कैसे बनाते हैं एसिड। एमाइड ये हुआ, एमाइड ये हुआ, नाइट्राइल ये हुआ। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब नाइट्राइल का होगा तो एमाइड बनेगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बनेगा। हालांकि
पार्शियल हाइड्रोलिसिस कम ही टेम्परेचर पे हो जाता है, बट सेकंड स्टेप के लिए हीट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लिखे भी होंगे, यहाँ पे हीट नहीं लिखे होंगे, यहाँ पे हीट किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एमाइड और यहाँ पे बनेगा एसिड। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो देखते हैं 4th नंबर, या उसके पहले इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो, इससे बनाना है ये, कैसे बनाओगे? सबसे पहली बात, इसमें है 3 कार्बन, इसमें है 4 कार्बन। कार्बन का नंबर बढ़ाना है, कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो कोई ऐसा चीज जोड़ोगे ना जिसमें कार्बन हो। साइनाइड, नाइट्राइल, CN माइनस, इसमें देखो एक कार्बन है, CN माइनस के हेल्प से कार्बन का नंबर बढ़ाया जा सकता है। देखो कैसे, इसका रिएक्शन करा दो KCN के साथ, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, SN2 कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या बन गया। अब इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस के साथ हीट कर दो। पहले एमाइड बनेगा और एमाइड बनने के बाद फिर से एसिड बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड बन गया। तो कार्बन में कहीं भी कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तो CN का हेल्प लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं एसिड। हालांकि 4th नंबर रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, RMgX है, इसका अगर CO2 के साथ रिएक्शन करा दो, इनफैक्ट ये CO2 लेते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब कम टेम्परेचर पे, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये जो R माइनस है, ये जो R माइनस है यहां पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हुआ। देखो क्या बन गया, RC+O O माइनस और Mg+2X माइनस, यहाँ पे Mg+2X माइनस, ये बन गया एसिड। इसके बाद अगर इसको कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे दो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो इसको H+ दे देगा और बन जाएगा एसिड। तो इस तरह से CO2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से भी एसिड बनाया जाता है। इसमें भी कार्बन का नंबर 1 बढ़ जाता है। R में जितना कार्बन होगा एसिड में उससे 1 कार्बन ज्यादा होगा, क्योंकि CO2 वाला 1 कार्बन आ जाता है। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन होता है अगर इसका तुम SO2 के साथ रिएक्शन कराते हो, SO2 के साथ रिएक्शन कराते हो, एकदम सिमिलर रिएक्शन। R माइनस यहाँ पे अटैक करता है, ये इधर शिफ्ट होता है, बन गया RS रखो, RS डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे SO2 ना लेके SO3 लेते हो तब भी सिमिलर रिएक्शन होता है, ये बनता है। और इसको बाद यहाँ पे Mg+2X माइनस, और इसको अगर H3O प्लस दे देते हो तो फिर ये RSO3H में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं एसिड। इस पे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में इस पे कई सारा क्वेश्चंस हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस पे। एसाइल हैलाइड या अनहाइड्राइड से एसिड कैसे बनता है। एसाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड से एसिड कैसे बनता है। देखो, एसाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। ठीक है, सिंपल, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ये वाटर यहां पे अटैक करेगा, ये ऊपर नीचे होके ये निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH में।
ठीक है। इनफैक्ट देखो ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराता है ना, तो जनरली यहां पे कैटालिस्ट लेते हैं H प्लस और OH माइनस। या तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है या तो बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है। जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, और जब बेस कैटालाइज रिएक्शन कराओगे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। मतलब इस केस में बाद में H3O प्लस देना पड़ेगा ताकि यहां पे H प्लस आ जाए। ठीक है, तो अगर इसका मैकेनिज्म सोचो तो बड़ा आसान है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। OH माइनस बेस कैटालाइज हम बता रहे हैं, ये अटैक किया, RCO माइनस OH X, ये लोन पेयर नीचे आया, ये लोन पेयर नीचे आया, ये निकल गया। देखो RC डबल बॉन्ड O OH, और चूंकि बेसिक मीडियम है तो बेस का जो OH माइनस है वो यहां से H प्लस ले लेगा और बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अगर एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराते तो H प्लस यहां पे जाता, इसके बाद वाटर यहां पे अटैक करता। देखो वो भी RC डबल बॉन्ड O X, यहां पे H प्लस, एसिड कैटालाइज में H प्लस पहले इस ऑक्सीजन पे जाता, RC डबल बॉन्ड O X, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक ठीक ठाक हो गया, इसलिए वाटर भी अटैक कर सकता है। वाटर अटैक कर दिया यहां पे, ये पाई बॉन्ड ऊपर, देखो क्या बना RC OH OH2 प्लस और इधर X। ठीक है, अब क्या होगा वो जरा देखो। अब देखो यहां से डीपोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, डीपोटोनेशन हो गया। थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं ये सबको क्योंकि इस तरह का चीजें बहुत कुछ किया हुआ है। OH OH और यहाँ पे X, देन ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक कार्बन पे 4 ग्रुप अनस्टेबल होता है, वो 3 करने का कोशिश करता है, अगर पॉसिबल हो तो 3 हो जाता है, जो कि यहाँ पे होगा। ये नीचे आया, X माइनस नीचे आ गया, देखो क्या बन गया C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज और ये OH। देन क्या कर दो, यहां से H प्लस डीपोटोनेशन करा दो, H प्लस निकाल दो, RC डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये हो गया एसिड कैटालाइज, ऊपर वाला हो गया बेस कैटालाइज। तुम गौर करोगे तो चाहे ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, ओवरऑल वाटर ही जुड़ा है। जहां कहीं भी H प्लस यूज हुआ है H प्लस निकल गया, जहां कहीं भी OH माइनस यूज हुआ है OH माइनस निकल गया। देखो OH माइनस यहां पे यूज हुआ है, तो जरूर कहीं पे OH ओवरऑल वाटर ही जुड़ा होगा। देखो कैसे OH माइनस यहां पे अटैक किया, बिल्कुल, और OH माइनस फिर यहां से H प्लस ले लिया। देखो देखो जरा RC डबल बॉन्ड OX, इसको जब पानी के साथ रिएक्शन कराओगे ना, पानी के साथ, तो ये HX और ये OH यहां पे RC डबल बॉन्ड O OH ये बनता है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट नहीं हो पाता रिएक्शन जब तक कि H प्लस नहीं रहता है या OH माइनस नहीं रहता है। होगा दोनों के ही प्रेजेंस में यही रिएक्शन। OH माइनस के केस में केवल ये, बाद में ये आयनाइज हो जाएगा, और एसिड के केस में इतना पे ही रुकेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है कि ये, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं, इतना ठीक है। तुम फटाफट कॉपी करो, तब तक हम बिस्किट खा लेते हैं।
चलो हमारा चाय खत्म हो गया। अभी हम बोले थे कि इसमें H प्लस और OH माइनस कैटालिस्ट है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा। कंज्यूम होगा बाद में फिर वो रिलीज हो जाएगा। यहां पे देखो H प्लस यूज हुआ है और यहां पे देखो H प्लस निकल गया, खत्म। इसमें देखो OH माइनस यूज हुआ है, OH माइनस निकलेगा अभी, कब निकलेगा जरा गौर करना। यहां से जो X माइनस निकल रहा है, ये X माइनस H2O से H प्लस लेके HX बन जाएगा और OH माइनस को फ्री कर देगा। तो यहाँ पे OH माइनस यूज हुआ और ये H2O से H प्लस लेके OH माइनस को फ्री कर देगा, मतलब फाइनली OH माइनस जितना यूज हुआ था उतना ही रिलीज हो गया। क्योंकि ओवरऑल जो रिएक्शन होगा इसका इसके साथ, देखो ये HX भी तो बना और ये OH यहां आया तो इसके साथ HX भी तो बना, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन यही होगा, H प्लस केवल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, OH माइनस केवल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एसाइल हैलाइड को पानी दे दो, एसिड H3O पानी दे दो और H प्लस दे दो या पानी दे दो और साथ में OH माइनस दे दो, हीट कर दो, एसाइल हैलाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिड अनहाइड्राइड से कैसे एसिड बनता है, एसिड अनहाइड्राइड से कैसे एसिड बनता है। अनहाइड्राइड बोलते किसको है, बनता कैसे होगा, जरा गौर करो। C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, इसको जब हीट कर देते हैं ना तो H2O निकल जाता है बाहर, और बाहर निकल के जो बनता है इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हीट करने से पानी निकला है तो अनहाइड्राइड बना है, तो अनहाइड्राइड को अगर पानी दे दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, सिंपल। तो किसी भी एसिड के अनहाइड्राइड को पानी दे दो फिर से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहां भी रिएक्शन एसिड कैटालाइज होता है और बेस कैटालाइज होता है, मतलब एसिड या बेस दे दोगे तो ये थोड़ा फास्ट होगा, अदरवाइज पानी से भी ये अनहाइड्राइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अनहाइड्राइड से कैसे एसिड बनाए, ईस्टर से कैसे एसिड बनाए ये भी हम पढ़ चुके हैं। कैसे, हम पढ़े हैं कि कोई भी अल्कोहल ले लो या कोई फिनॉल ले लो, इसका रिएक्शन करा दो एसिड के साथ और C डबल बॉन्ड O OH के साथ R डैश कर देते हैं और साथ में दे दो H प्लस, तो यहां पे हो जाता है स्टेरिफिकेशन और बन जाता है ये ईस्टर या ये वाला ईस्टर। और हम जानते हैं ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, इसका मतलब अगर ईस्टर लेंगे और उसको H3O प्लस दे देंगे तो एसिड और अल्कोहल में या फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा। और एक होता था बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, जिसको सपोनिफिकेशन बोलते थे, तो सपोनिफिकेशन से भी ईस्टर से एसिड बन जाएगा। ये तुम देख लेना, जहां पे हम स्टेरिफिकेशन पढ़ा है वहीं पे एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी बताए हैं, वहीं पे सपोनिफिकेशन भी बताए हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो चलो थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। हालांकि वहां पे हम ज्यादा डिटेल में बताएं, पूरा लेक्चर ही है इस पे शायद। कोई भी ईस्टर रहे, इसको H3O प्लस दे दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और अल्कोहल में। या कोई भी ईस्टर रहे, इसको अगर तुम OH माइनस एक्वस भी दे दो, मतलब OH माइनस एक्वस का मतलब क्या हो, वाटर है, OH माइनस बहुत कम है। H3O प्लस का मतलब क्या है, वाटर है, H प्लस बहुत कम है। तो यहां भी H प्लस कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव किया और यहां OH माइनस कैटालिस्ट की तरह बिहेव करेगा। यहां पे ओवरऑल क्या होगा,
ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O OH एंड R डैश OH में, मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, लेकिन चूंकि बेसिक मीडियम है तो ये फाइनली यहां से H प्लस निकाल लेगा, OH माइनस यहां से H प्लस निकाल लेगा और बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस R डैश OH। इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को सपोनिफिकेशन बोलते हैं, और एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये दोनों रिएक्शन हम स्टेरिफिकेशन वाले सेक्शन में अल्कोहल में हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहां पे हम डिटेल नहीं किए, हालांकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है अप टू 9 कार्बन एटम लिक्विड होता है, 9 कार्बन एटम तक लिक्विड होता है। हायर एसिड जो होता है वैक्सी होता है, वैक्स टाइप का होता है। मतलब वैक्स कैसा होता है? वेसिलिन याद है ठंडे के दिन में जो लगाते हैं वैक्स। तो जो हायर एसिड होता है वो वैक्स टाइप का होता है, या वैक्स बोल सकते हो, जैसे कैंडल वैक्स तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो हायर एसिड जो होता है मतलब 9 कार्बन से ज्यादा वाला एसिड जनरली वैक्सी होता है, 9 कार्बन से कम वाला जनरली लिक्विड होता है, क्योंकि मोलिकुलर मास कम होगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, तो एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड की तरफ जाएगा। मोलिकुलर मास बढ़ने से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ना, इसके वजह से 9 कार्बन से कम वाला लिक्विड और 9 कार्बन से ज्यादा वाला वैक्सी होता है। और बहुत ज्यादा अगर रहेगा कार्बन का नंबर तो ये मेल्टिंग पॉइंट और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। जनरली एसिड का अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के रिस्पेक्ट में एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है अगर कार्बन का नंबर या अगर मोलिकुलर मास आसपास रहे तब। क्यों ऐसा होता है? देखो, हम बोल रहे हैं कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है, एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, कीटोन से ज्यादा होता है अगर सबका मोलिकुलर मास में डिफरेंस बहुत ज्यादा करना हो तो। होना भी चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, एसिड अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों से ज्यादा होना चाहिए। बट अल्कोहल से ज्यादा एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर मोलिकुलर मास आसपास रहे तो, क्योंकि अल्कोहल में ये दो चीज होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि एसिड में ये 3 पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इस वजह से मोलिकुलर मास अगर आसपास हो तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इसके बाद आगे आते हैं डाइमर इन वेपर फेज और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीजों को हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बोल के उड़ा देते हैं क्योंकि ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। देखो, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई एसिड है तो ये जो एसिड होता है ना, अगर इसको वेपर फेज में भी है, इसको गर्म करके भाप बना के उड़ा भी दो तो भाप में भी, वेपर फेज में भी ये डायमेरिक फॉर्म में होता है। जनरली डायमेरिक फॉर्म में होता है। डायमेरिक फॉर्म मतलब इसका 2 मोलेकुल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। कैसे? देखो, एक मोलेकुल हुआ, ठीक है। इस तरह से 2 मोलेकुल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। डायमेरिक फॉर्म में होता है। वेपर फेज में भी जनरली वेपर फेज में मोलेकुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट
एसिड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में वेपर फेज में भी जनरली डाइमेरिक फॉर्म में यह मॉलिक्यूल रहता है। या फिर इसको पानी में डिजोल्व करोगे तब नहीं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में, डाइमर इन वेपर फेज और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पानी में अगर डिजोल्व करोगे तब ये डायमेरिक फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वो सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा नहीं रहता, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा नहीं रहता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा नहीं रहता है, वैसे मॉलिक्यूल को, वैसे सॉल्वेंट को बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कैसा होता था? पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में होता था पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहे या नॉन पोलर सॉल्वेंट रहे, दोनों में ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमेरिक फॉर्म में होता है। मतलब या तो वेपर फेज में रहेगा तो डाइमेरिक फॉर्म, या नॉन पोलर सॉल्वेंट या एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये डाइमेरिक फॉर्म में ही होता है, पानी में डाइमेरिक फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, पानी में या तो इस फॉर्म में रहता है या फिर आयोनाइज्ड रहता है। आयोनाइज्ड रहता है मतलब इस तरह से, या तो इस फॉर्म में रहेगा या तो इस फॉर्म में रहेगा। वीक एसिड है तो सारा का सारा तो आयोनाइज्ड होता नहीं है, कुछ आयोनाइज्ड होता है और ज्यादातर इस फॉर्म में रहता है। डाइमेरिक फॉर्म में रहता है वेपर फेज में या एप्रोटिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं सोलबिलिटी पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोलबिलिटी पे। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, जरा ध्यान दो, ये है फॉर्मिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड जिसको विनेगर बोलते हैं, किचन में यूज होता है। ये एक एसिड है, अगर तुमसे पूछे कि इसमें बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड, सॉरी इसमें तुम बताओ कि सोलबिलिटी का ट्रेंड बताओ कि कौन वाटर में ज्यादा सोलेबल होगा, तो सोलबिलिटी का ट्रेंड ये होगा। एक्चुअली ये वाला सेक्शन होता है जिसके वजह से ये पानी में सोलेबल होता है, पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस सेक्शन के कारण ये वाटर में सोलेबल होता है। बट ये जो सेक्शन होता है ये हाइड्रोफोबिक 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 पार्ट होता है, और ये सब होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लवर, और ये होता है वाटर हेटर। तो इसका ये लेंथ बढ़ने के कारण, इस ये वाला सेक्शन बढ़ने के कारण वाटर में सॉल्बिलिटी घटता है, और ये वाला सेक्शन बढ़ने के कारण वाटर में सॉल्बिलिटी बढ़ता है। यही वजह है कि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है ही नहीं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत कम है, बहुत थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट तो सब में सेम है, बट हाइड्रोफोबिक इसमें ज्यादा, इस वजह से ये कम सोलेबल होता है और ये ज्यादा सोलेबल होता है। अप टू 4 कार्बन सोलेबल, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 2 3 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन तक जनरली वाटर में सोलेबल होता है। 4 कार्बन से ज्यादा होने पे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा बड़ा हो गया, जिसके वजह से ये वाटर में सोलेबल कम होता है या नहीं होता है। बट अब कोई पूछे 1 2 3 4 कार्बन का एसिड है, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड है, और इधर भी एक एसिड ग्रुप लगा दे, तो अब तुमसे पूछे ये ज्यादा सोलेबल होगा वाटर में कि ये ज्यादा सोलेबल होगा, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा सोलेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोफिलिक पार्ट है और इसमें 1 ही हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच गया है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ऑफ कोर्स अभी जो पढ़ रहे थे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन देख रहे थे, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ डेरिवेटिव्स भी यूज हुआ था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, जिससे कई सारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स भी बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होता है। जैसे देखो, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड,
अगर यहाँ पे X लगा दो तो ये एसिड हैलाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ ये। यहां पे OR लगा दो, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ ये एमाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ। एमाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ। एमाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ। तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हुआ। इसके बारे में भी जो थोड़ा बहुत पढ़ना है इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। हम एकदम टू द पॉइंट चल रहे हैं, उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जो सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग आउट ऑफ सिलेबस बहुत जाते थे, बट अभी टाइम का कमी के कारण आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे हैं। हालांकि आगे चल के जब खत्म हो जाएगा तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी बताएंगे। हालांकि उसका पढ़ने का कुछ खास फायदा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि जो लोकल ऑथर के बुक्स होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी दे देता है, और कई बार जब वो क्वेश्चंस नहीं बनता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए हम आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, उन्हीं रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो विद इन सिलेबस है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। थैंक यू।